प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहां और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कटाई, बुनाई, धातुक्रम आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में हैं, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ। हमारी आज की भाषा का भी वह ही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में और वे कई युगों में विकसित हुई हैं। अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। पराकार्य, हिंदार्य, यूनानी, शक, हुन और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया। ये सभी समुदाय और उनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट निरक्षर वर्ग इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ पहचान भी नहीं सकते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इनमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है, जो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़ और संस्कृतेतर भाषाओं में बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकेतर भारत से संबंधित भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादों और निवासों के द्योतक है। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित हुए भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक है, वे लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहाँ पराकार्य जातियां बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंती यानी डिगिंग, स्टिक आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर पठार में बहुत से मुंडा परिवार हैं, मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पूर्वावशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हों, पर सारे देश में सभी एक ही सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम राजा के द्वारा शासित क्षेत्रों के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से योगदान किया गया है। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा के
घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशियन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है और कालक्रमेण यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4ठी सदी में आकर गुप्तकाल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्तकाल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी कहीं भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाज